अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही इस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। जी हां, अपनी फर्स्ट स्पीच में ही उन्होंने मैसिव ऐलानात कर दिए हैं और जो उनका मैनिफेस्टो था, जिस बेस पर वो इलेक्शंस लड़े और जीते, जो वादे किए थे उनको उन्होंने इंप्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया है। The golden age of America begins right now. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. और पुरानी इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर दिया है क्योंकि वो अब एक नई इस्टेब्लिशमेंट बनाना चाह रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रंप ने पहले ही दिन कौन से एग्जीक्यूटिव एक्शंस पर साइन किए हैं, इस्टेब्लिशमेंट को किस तरह लताड़ा है और किन किन लोगों को वो अपने सर्कल में शामिल कर रहे हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है और पाकिस्तान की उसमें कहां जगह बनती है। आइए देखते हैं। ट्रंप की जो इनॉग्रल स्पीच थी वो ऑब्वियसली एक प्री रिटन स्पीच थी और वो देखकर पढ़ रहे थे, लेकिन क्लियरली पता चल रहा था कि ट्रंप ने खुद बैठकर उस पर काम किया है और किसी एक्सपर्ट बंदे से वो स्पीच तैयार करवाई थी जिसमें उन्होंने अपने सारे एजेंडास को मेंशन किया और इम्पॉर्टेंट टर्म्स का इस्तेमाल किया। जिस तरह यूट्यूबर्स क्लिक बेटिंग करते हैं ना, मजे मजे के फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, ट्रंप ने भी कुछ बहुत ही दिलचस्प फ्रेजेस का इस्तेमाल किया, जैसे अमेरिका इज बैक। उन्होंने कहा कि हमारी मिलिट्री अब सिर्फ वो काम करेगी जो उनको करना चाहिए, फाइटिंग द यूएस एनिमीज। फिर वो कहते हैं कि अमेरिका की गोल्डन एज आने वाली है, ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी हम मजीद ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन करेंगे। जो बाइडन इंतजामिया ने ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग पर काफ़ी कदगने लगाई थी, उनको उड़ाकर रख दिया ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ऑयल इंडस्ट्री में अब जॉब्स ही जॉब्स होंगी, हम नई जॉब्स पैदा करेंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि अमेरिका की गोल्डन एज आने वाली है, अमेरिका इज बैक, और हम वो सुपर पावर बनेंगे जो हम हैं, हम अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करेंगे, यहां तक उन्होंने कह दिया है। और इसका इशारा उन्होंने पहले ही दे दिया है, जिस तरह उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ होना चाहिए, कनाडा हमारी 51वीं रियासत होनी चाहिए और इसके अलावा पैनामा कैनाल, उस पर हमारा कब्जा होना चाहिए, हमारा कंट्रोल, क्योंकि हमने वो पैनामा को बना के दी थी। उन्होंने कहा कि वहां पे अब चाइनीज आकर काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा फेलियर है जिसको हमें इसको वापस लेना चाहिए। द यूएस विल वंस अगेन कंसिडर इटसेल्फ अ ग्रोइंग नेशन। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत की ऑफिशियल पॉलिसी होगी कि हम जेंडर डिबेट को ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 2 जेंडर्स को रिकग्नाइज करते हैं, मेल और फीमेल, इसके अलावा कोई तीसरा जेंडर नहीं है, ये इनकी ऑफिशियल पॉलिसी होगी। This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, DEI, इन पॉलिसीज के ना सिर्फ ट्रंप और उनके सपोर्टर्स खिलाफ है, बल्कि इलॉन मस्क ने भी ओपनली कहा हुआ है कि DEI की वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। डाइवर्सिटी यानी डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग, ट्रांसजेंडर्स, माइनॉरिटीज यानी वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जिनके हवाले से बातचीत होती है कि इनके लिए कोई स्पेशल कोटा होना चाहिए या स्पेशल सीट्स होनी चाहिए। ट्रंप और उनके हामी लोगों का कहना है कि इससे मेरिट का कत्ले आम होता है, हमें सिर्फ मेरिट पर लोग भर्ती करने चाहिए। और DEI जैसी पॉलिसीज का हम अपनी फौज के अंदर से भी सफाया कर देंगे। अभी हम आगे देखेंगे कि ट्रंप ने कौन कौन से एग्जीक्यूटिव एक्शंस पर साइन किया है। उससे पहले हम बात करते हैं इनके नैरेटिव की। इन्होंने एक बार फिर बात की इमिग्रेशन की और इकोनॉमी की। ट्रंप ने कह दिया कि हम इमिग्रेशन के हवाले से सख्त पॉलिसीज अपनाएंगे और यूएस का जो सदर्न बॉर्डर है मैक्सिको के साथ, वहां पर फौज तैनात की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं अपने सदर्न बॉर्डर्स पर।
और इकोनॉमी के हवाले से उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की मीठी मीठी की भी। साथ कैमला हैरिस और बाइडेन भी बैठे हुए थे, उनके चेहरे देखने वाले थे। पूरा हॉल तालियां बजा रहा था, खुश हो रहा था, सिवाय उन दो लोगों के। बड़े ही इंटरेस्टिंग मनाजिर थे, मीठी मीठी कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। फिर ट्रंप ने बाइडेन इंतजामिया पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्जाम भी लगाया इनडायरेक्टली। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में कोई पॉलिटिकल रिवेंज नहीं लिया जाएगा, हम लीगल सिस्टम को बेहतर करेंगे ताकि इस तरह की बकवासियात ना हो, कोई किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज ना कर सके। उन्होंने बात की अमेरिका की वेल्थ को इंक्रीज करने की, कि हम एक सुपर पावर है, हम अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करेंगे, हम अपने रिसोर्सेज को एक्सपैंड करेंगे और इस तरह एक बार फिर दुनिया की सबसे वेल्दियस्ट नेशन बन जाएंगे। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है वो उसको ना सिर्फ मेंटेन करेंगे बल्कि उसको एक्सपैंड भी करेंगे। उन्होंने यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट पर भी तनकीद की कि इनके विशियस, वायलेंट और अनफेयर वेपनाइजेशन की वजह से इन्होंने जस्टिस को तबाह कर दिया अमेरिका में, हम इसको रिस्टोर करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने बात की हॉरिबल बिट्रेयल्स, यानी खौफनाक धोखे। और उसके बाद उन्होंने लिंक किया अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ा। उन्होंने कहा कि ये रेडिकल और करप्ट इस्टेब्लिशमेंट है जिसने अमेरिका को तबाह कर दिया है। As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. और उन्होंने कहा कि इस इस्टेब्लिशमेंट में करप्ट अनासिर हैं जो अमेरिका की जड़ें खोखली कर रहे हैं, अमेरिका के लोगों की वेल्थ को चूस रहे हैं। अब ये हम सबको पता है कि ट्रंप का एक क्लियर कट प्लान है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाने का, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाने का। अब अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट को वो नहीं समझा जाता जो पाकिस्तान में समझा जाता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट एक ही है कि पावरफुल लॉबीज। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो आर्मी जहन में आती है, अमेरिका में आर्मी भी पार्ट है इस्टेब्लिशमेंट का, बट अमेरिका में और भी पावर कॉरिडोर्स हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट कहा जाता है, जिसमें पावरफुल लॉबीज होती हैं, जिनके पास पैसा होता है, वॉल स्ट्रीट के पावरफुल बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, अमेरिकी जनरल्स होते हैं, पेंटागन के, CIA के ऑफिशियल्स होते हैं, अमेरिकी सेनेटर्स होते हैं, कांग्रेसमैन होते हैं, बिग मीडिया, ये भी इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट समझा जाता है। और इसके अलावा अमेरिका की एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी, वो भी इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट समझी जाती है। पाकिस्तान में भी वो वैसे इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट ही होती है, लेकिन अमेरिका में ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा इम्पैक्टफुली इस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन करती है। अब इस ब्यूरोक्रेसी में सिंपली ब्यूरोक्रेट्स आते हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर तैनात होते हैं। ट्रंप ने क्लियर कट ऐलान किया है कि इस ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े कट्स लगाए जाएंगे, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को निकाला जाएगा। इस हवाले से डॉज की उन्होंने एक डिपार्टमेंट भी बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इलॉन मस्क उसको हेड करेंगे और वो देखेंगे कि जहां पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा होगा उसको निकाल बाहर किया जाएगा। इसके अलावा भी बड़े पैमाने पर कट्स लगाए जाएंगे। और ट्रंप का प्लान ये है कि जहां पर ये जगह खाली होंगी, ये सीटें जब खाली होंगी, जब लोगों को निकाला जाएगा, वहां पर ट्रंप साहब अपने बंदे तैनात करेंगे और तकरीबन 50 से 60-70 हज़ार तक अपने लोग ट्रंप लगाएंगे गवर्नमेंट पोजीशंस पर, ताकि अपनी मर्जी से वो हुकूमत कर सकें। और जिस तरह ट्रंप, इलॉन मस्क और मागा सपोर्टर्स ब्यूरोक्रेसी पर तनकीद करते हैं, मुझे पाकिस्तान की याद आ जाती है कि अमेरिका में भी कई जगहों पर ब्यूरोक्रेसी का उतना ही बुरा हाल है जितना पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में अक्सर लोग याद करते हैं हमारी 60s और 70s की ब्यूरोक्रेसी जो बड़ा ज़बरदस्त काम करती थी, लेकिन आजकल की ब्यूरोक्रेसी सिर्फ लैंड क्रूजर्स के पीछे है, अयाशी के पीछे है, पर्क्स के पीछे है। तो यही कुछ हाल अमेरिका में भी हुआ है कि पैसे ने बहुत सी ब्यूरोक्रेसी को करप्ट कर दिया हुआ है, तो उसको उन्होंने रिवर्स करना है और अपने बंदे लगाने हैं और इससे वो डीप स्टेट को काफ़ी हद तक चैलेंज करेंगे। इस एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हमने बात की हुई है कि जब इन पर क्रैकडाउन शुरू होगा तो ये डोनाल्ड लू और विक्टोरिया न्यूलैंड जैसे कैरेक्टर्स भी फारिग होंगे जिन्होंने पाकिस्तान में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की हुई है पास्ट में। तो इस तरह के लोगों को ट्रंप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप ने तो पहले ही, उनकी ऑफिशियल पॉलिसी ये है कि हमने कहीं पे इंटरफेयर नहीं करना। ट्रंप ने इंटरफेयर नहीं करना,
लेकिन ये जो इनकी ब्यूरोक्रेसी है और जनरल्स है और CIA जो इनका पूरा इंतजामी ढांचा है अमेरिकी हुकूमत का, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के टॉप ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं, ये रिजीम चेंज की पॉलिसीज को लेकर चलते हैं, ये सदरों को बताते हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। अभी ट्रंप को भी बहुत सी ब्रीफिंग्स मिलेंगी जनरल्स की जानिब से, CIA की जानिब से, इन ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जहां पर ट्रंप निकल रहे होंगे वहां पे उनको उधर ही धकेलने की कोशिश की जाएगी। अब आप हिस्ट्री देखें, ट्रंप ने 2020 में तालिबान से मुआहदा किया था, ट्रंप ने वहां से फौजें निकालने का मुआहदा कर लिया था, ट्रंप ने सीरिया से 2019 में फौजें निकाल ली, इराक से निकाल ली। ये बाइडेन साहब थे जिन्होंने दोबारा इन इलाकों में फौजी तैनात किए, अपने ट्रूप्स की तादाद में इजाफा किया, जिनको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। रशिया यूक्रेन जंग हुई, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस बढ़ा। मिडिल ईस्ट क्राइसिस को आप देख लें कि अभी ट्रंप के आने से सिर्फ 3 दिन पहले गजा सीज़फायर डील होती है। इससे पता लगता है कि ट्रंप कितने इंपैक्टफुल हैं। ट्रंप ने इन सबको धमकी लगाई थी, नेतन्याहू हो या हमास हो, कि मेरे आने से पहले आपने डील कर लेनी है, सीज़फायर डील कर लेनी है, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और उन्होंने करके दिखाया। ये काम बाइडेन नहीं कर सके, ये ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने कहा है हम जंगों को खत्म करेंगे, और मिडिल ईस्ट की जंग हमारे सामने काफी हद तक एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो सीज़फायर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सारी डिटेल्स अब उम्मीदें की जा रही हैं कि रशिया यूक्रेन जंग की तरफ भी फोकस किया जाएगा। लेकिन बात वही है कि कोई भी सदर हो या कोई भी वजीर आजम हो, उसका एजेंडा तो बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट के जो काले कोट होते हैं, काले कोट कह लें या काले करतूत कह लें या कुछ और काला कह लें, वो सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं और अपनी मर्जी के रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें लोग बड़ी बात कर रहे हैं कि अब जो ये टेक जायंट्स हैं सिलिकॉन वैली के, ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो टेक जायंट्स हैं सिलिकॉन वैली के, उनको स्पेशल जगह दी गई। आप देखें, इलॉन मस्क वहां पर मौजूद थे, गूगल के CEO सुंदर पिचाई वहां पर मौजूद थे, अमेज़न के बेजोस वहां पर मौजूद थे, एप्पल के टिम कुक, मतलब जो बड़े बड़े नाम हैं, गूगल, एप्पल, अमेज़न, एक्स और मेटा के मार्क ज़करबर्ग, ये सब मौजूद थे वहां पर। और इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह इलॉन मस्क के बाद अब मार्क ज़करबर्ग भी करीब होना चाह रहे हैं ट्रंप के, और वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर इल्जाम तलाशी उन्होंने शुरू कर दी है कि जी मेरे पर ये प्रेशर डाला गया, वो डाला गया। जबकि पिछले 4-5 साल हमने देखा कि जितने टेक जायंट्स थे, इलॉन मस्क को निकाल के सब ने लेफ्ट लीनिंग कंटेंट को प्रमोट किया अपने प्लेटफॉर्म पर, और पता चलता है कि वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर था, क्योंकि अमेरिका में जो ज्यादा राइट विंग हैं, जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, वो ट्रंप के साथ थे, उनकी आवाजों को दबाया गया है। और अब क्या हो रहा है कि ये सारे एक बार फिर ट्रंप के साथ अलाइन कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेटा ने तो फैक्ट चेकर्स को भी रिमूव कर दिया है। अब खुली बात हुआ करेगी फेसबुक पर और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी। बाकी प्लेटफॉर्म्स पर अभी हमने देखना है कि वो किस तरह की पॉलिसीज को अपनाते हैं, लेकिन फिलहाल एक्स और मेटा क्या कह रहा है कि हमने मजीद फ्री स्पीच को प्रमोट करना है, फैक्ट चेकर्स को रिमूव करना है और बैलेंस अप्रोच के साथ चलेंगे, किसी पर बैन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जहां पर इनको फॉरेन टैलेंटेड वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, वहां पर ये H-1B वीजा को भी सपोर्ट करेंगे। मतलब ट्रंप के इर्द गिर्द इस वक्त टेक जायंट्स इकट्ठे हो चुके हैं, और इनमें से कई प्लेटफॉर्म्स थे जिन्होंने 2021 में ट्रंप को अपने अपने प्लेटफॉर्म से बैन भी कर दिया था। अब ये सारे वापस आ रहे हैं ट्रंप की जानिब, क्योंकि उन्हें पता है ट्रंप एक पावरफुल मैंडेट लेके आया है अवाम का, जो कि इस्टेब्लिशमेंट से भी टक्कर लेने को तैयार है। और पुरानी इस्टेब्लिशमेंट जो ग्लोबलिस्ट माइंडसेट रखती थी, जो डाइवर्सिटी की बात करती थी, ट्रंप की जो अप्रोच नजर आ रही है वो एक नई इस्टेब्लिशमेंट को बना रहे हैं। मतलब उसमें भी बिलियनर्स हैं, उसमें भी पावर है, उसमें भी सब कुछ है, लेकिन फर्क ये है कि ट्रंप की अप्रोच के साथ वो चलेंगे, वही बिलियनर्स। वैसे भी ट्रंप का ताल्लुक चूंकि रिपब्लिकन पार्टी से है, तो रिपब्लिकन पार्टी में ज्यादातर जो बिजनेस तबका है वो खुश होता है। जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं ना कि जब नून लीग की हुकूमत आती है तो ताजिर खुश होते हैं, क्योंकि टैक्सेस वगैरह वो नहीं लेते उनसे, बदले में उनको वो पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी भी ज्यादा टैक्सेस के हक में नहीं है, बिजनेस तबका इनसे वैसे ही बहुत खुश होता है। तो अब ये जो बिलियनर्स हैं, जिनकी $100 बिलियन से जायद की वर्थ है, ये अब ट्रंप को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। इलॉन मस्क तो तकरीबन डांस कर रहे थे, हर जगह पर वो खुशी मना रहे थे। तो इस तरह का एक पावरफुल ग्रुप टेक जायंट्स पर मबनी ट्रंप अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर रहे हैं, एक पावरफुल ग्रुप बना रहे हैं और अपने पंजे इस तरह ये जमाने की कोशिश करेंगे। हैरान कुन बात यह है कि 2021 में जब राइट विंग आवाज़ों पर कदगन लगाई जा रही थी,
ट्रंप और उनके सपोर्टर्स पर आज उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के सारे टेक सीईओज ट्रंप की टीसी करते हुए नजर आते हैं और वो तैयार हैं ट्रंप के साथ बात करने में कि जो पॉलिसी ट्रंप साहब कहेंगे हम उसको ही लेकर चलेंगे। पहले ऐसे लगता था मुझे कि ये टेक जायंट्स काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हैं, अपनी मर्जी से पॉलिसीज बनाते हैं गवर्नमेंट के प्रेशर से आज़ाद होकर, लेकिन अब पता चलता है बाइडेन हो तो बाइडेन प्रेशराइज करते हैं, ट्रंप हो तो फिर ये ट्रंप के पीछे जाते हैं। तो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नज़र आता है यूएस के टेक प्लेटफॉर्म्स पर और वही पॉलिसीज़ फिर बाकी दुनिया में भी आती हैं। हम लोग भी वही प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, बाकी भी दुनिया में और बहुत से ममालिक हैं, चाइना, रूस और ईरान वगैरह के अलावा, जो इनके प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। तो पूरी दुनिया पर इन पॉलिसीज़ का असर आएगा। ये अब देखेंगे हम कि इंटरनेट पर शुगल अब मज़ीद बढ़ेगा, वो बैनिंग कल्चर अब शायद कम होगा, लेकिन जिसको ये राइट विंग तबका पकड़ लेगा लताड़ने के लिए, उसकी शामत आएगी। पॉपुलिज्म की वेव अब आप सोशल मीडिया पर बड़ी शिद्दत के साथ देखेंगे, जिसको बड़ा रोकने की कोशिश की पिछली इंतज़ामिया ने, लेकिन अब वो इंतज़ामिया आ गई है जो इसकी बेनिफिशरी है। तो बड़ा मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं आगे। तो अब आते हैं ट्रंप के उन एग्जेक्टिव एक्शंस की जानिब जो इन्होंने पहले ही दिन साइन कर डाले हैं। बड़े बड़े एग्जेक्टिव एक्शंस हैं और ऐसे लग रहा है कि जो वादे ट्रंप ने किए थे उनको उन्होंने पहले ही दिन पूरा कर भी दिया है। इमिग्रेशन, एनर्जी, ट्रेड, एजुकेशन, कल्चरल इश्यूज। आइए हम देखते हैं कि वो कौन से एग्जेक्टिव एक्शंस हैं जिन पर साइन हो चुके हैं। सबसे पहले तो अमेरिका का जो 9 मई था, 6 जनवरी 2021, कैपिटल राइट्स, जहां ट्रंप के सपोर्टर्स ने अमेरिका की सरकारी इमारतों पर चढ़ाई कर दी थी, उनके कैपिटल बिल्डिंग्स और उनका जो सारा आप कह लें रेड जोन जिस तरह हमारा इस्लामाबाद में होता है, वहां वो एंटर हो गए थे। और उसके बाद कई 100 गिरफ्तारियां हुई थी FBI की जानिब से और उसके बाद FBI भी इनकी तनकीद का निशाना बनी थी ट्रंप और उनके सपोर्टर्स का कि इनके साथ बहुत बुरा किया गया है। तो 6 जनवरी के जो प्रोटेस्ट थे ट्रंप के सपोर्टर्स की जानिब से, उसमें 1600 से ज़ायद उनके सपोर्टर्स थे। उन सब के लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा टिकटॉक बैन की जो बात हो रही थी अमेरिका के अंदर, उसको भी फिलहाल मौखर कर दिया 75 दिन के लिए। और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इलॉन मस्क कोशिश कर रहे हैं टिकटॉक को खरीदने की यूएस के अंदर, क्योंकि यूएस का जो नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस है उसकी जानिब से ये वार्निंग आई है कि टिकटॉक यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। तो इसलिए इसको बैन करना चाहिए या ऐसा हल निकालना चाहिए कि इनका सारा डेटा सिस्टम और सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका से चले। तो इस हवाले से इलॉन मस्क कुछ गौर व फिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में रूल है कि कोई भी बच्चा अगर अमेरिका में पैदा होता है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है और इवेंचुअली उसके पेरेंट्स को भी। ट्रंप ने यहाँ पर थोड़ी सी एक अमेंडमेंट की है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स होते हैं, अगर उनका बच्चा होगा अमेरिका में तो उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। यानी उससे पहले आपके पास पूरा लीगल प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मुंह उठा के अगर आप बच्चे पैदा कर लेंगे, अगर आप इलीगल इमिग्रेंट हैं, तो तब आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक और एग्जेक्टिव एक्शन पर साइन की है जिसके तहत उन्होंने बाइडेन एरा की पॉलिसी को दफन कर दी है, जिसके तहत जो ट्रांसजेंडर पीपल थे वो अमेरिकन आर्मी में सर्व कर सकते थे। ट्रंप ने चूंकि ऐलान कर दिया है कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ 2 जेंडर्स को जेंडर कंसीडर किया जाएगा, मेल और फीमेल, लिहाजा ट्रांसजेंडर्स की कोई जगह नहीं होगी यूएस मिलिट्री के अंदर। और इसलिए इन्होंने शुरू में मिलिट्री को शायद बात लगाई थी कि अमेरिका की मिलिट्री का एक ही काम होना चाहिए और वो ये कि वो यूएस के दुश्मनों से लड़े। इसके अलावा ट्रंप ने अपने सदर्न बॉर्डर पे इमरजेंसी नाफिज कर दी है, वहां पर फौज तैनात करने का हुक्म जारी कर दिया है और सख्ती से पेश आया जाएगा जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे। और इसके लिए ट्रंप ने पेंटागन को कह दिया, यानी पेंटागन जो अमेरिका का GHQ समझा जाता है, यानी मिलिट्री का हेडक्वार्टर्स, उनको कहा है कि आप अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने शुरू कर दें और फौज को मोबिलाइज किया जाए सदर्न बॉर्डर की जानिब। और फौज की मदद से दीवार बनाने का एक बार फिर ट्रंप ने कहा है, जो बिल्ड द वॉल वो कहा करते थे 2016 में कि मैक्सिको के बॉर्डर के गिर्द में लगाऊंगा, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से यूएस को निकाल लिया है। वो कहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएस से बड़ी बड़ी रकम बटोरता है और करता कुछ नहीं है, हमें नुकसान होता है। ये बिल्कुल इसी तरह की पॉलिसी है जो ट्रंप ने नेटो को कहा है कि हम आपकी मदद तब तक नहीं करेंगे जब बाकी नेटो कंट्रीज अपना डिफेंस बजट नहीं बढ़ाएंगी। ये सिर्फ अमेरिका का काम नहीं है।
तो इसलिए हम देख रहे हैं कि नेटो ममालिक में भी काफ़ी खलबली पाई जा रही है। यूके और यूरोप में फ्रांस, जर्मनी वगैरह ये काफ़ी परेशान है। इनको रशिया का थ्रेट भी एक इमर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, अमेरिका की तरफ खाली नहीं देखना, वो भी ट्रम्प के अंडर। इसलिए हमने इस वीडियो में जिक्र किया था कि किस तरह यूके अब चाइना से अपने जो पुराने ताल्लुकात थे जो बड़े बेहतर थे उनको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। ना सिर्फ यूके, अब आप देखिएगा यूरोप के बड़े बड़े हैवी वेट्स चाइना जाएंगे और चाइना के साथ मामलात को दुरुस्त करेंगे, और इनको भी काफ़ी हद तक रूम मिलेगा कि वो यूएस के प्रेशर से आज़ाद होकर अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। ये फ्रांस, जर्मनी, ईयू और यूके वगैरह, ये तो हमने इस वीडियो में जिक्र किया था। ये तो बाइडेन साहब थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा दूर किया था ये G7 ममालिक को चाइना से। G7 के जरिए ये बैशिंग करवाते थे चाइना की। अब वो दौर गए, ट्रंप ने तो इंटरफेयर करना नहीं। अब ये आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलेंगे, खुलकर खेलेंगे, और चाइना इनका एक नेचुरल एलाय बनेगा। ना सिर्फ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बल्कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से भी अमेरिका को निकाल लिया है ट्रंप साहब ने। वो कहते हैं इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में आपको बड़े बड़े मुआहदे करने पड़ते हैं, कमिटमेंट्स देनी होती हैं कि हम ड्रिलिंग को कम करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस को कम करेंगे, कार्बन एमिशंस कम करेंगे, हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे। ट्रंप कहते हैं नहीं, हम तो ड्रिलिंग को वापस लाएंगे, वो तो ड्रिल बेबी ड्रिल की बात करते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के थ्रू जो हायरिंग थी उसको भी फ्रीज करने का ऑर्डर साइन कर दिया है। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जरिए जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता था वो अब नहीं हो सकेगा, एटलीस्ट ट्रंप के दौर में। और उसको डोज का डिपार्टमेंट देखेगा जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आ गया। पहले वो एक एडवाइजरी ग्रुप था, ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी इलॉन मस्क का, अब उसको गवर्नमेंट के अंडर उन्होंने कर दिया है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर। इसके अलावा ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इसको तो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था जिस दिन ट्रंप इलेक्शन जीते थे आज से 2 माह पहले, कि ट्रंप का फोकस क्या होगा। ट्रंप ने सबसे पहले तो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने की बात करनी है। जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वहां पर यूएस के इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना है, इसलिए बात कर रहे हैं पैनामा कैनाल, ग्रीनलैंड और कनाडा की। उसके बाद ये चाइना को थोड़ा बहुत तंग करेंगे। चाइना भी कोशिश कर रहा है कि इससे निपटा जाए। चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू की जाएगी, टैरिफ्स बढ़ाने की बात होगी। टैरिफ तो ये चाइना के साथ साथ कनाडा, मैक्सिको और यूके के साथ भी बढ़ाना चाहते हैं। यूरोप के साथ भी नई ट्रेड निगोशिएशन करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको ट्रेड निगोशिएशन नजर आएंगी। ईरान के अगेंस्ट कोई सख्त इकदाम लिया जा सकता है। इस हवाले से मैं देख रहा था कि ईरानी जनरल पाकिस्तान आए हुए थे अभी 2 दिन पहले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान यहाँ पर पाकिस्तान की सपोर्ट चाहता है कि ट्रंप इंतजामिया आ रही है, कल को अगर कोई मिस एडवेंचर होता है तो पाकिस्तान ईरान के खिलाफ यूएस का साथ ना दे। पाकिस्तान के लिए भी यूएस को पिच करने के लिए बहुत कुछ है। अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, चाइना, ये वो पाकिस्तान के पास बारगेनिंग चिप्स हैं जिनके थ्रू हम अमेरिका से मुज़ाकरात कर सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि हमने कनेक्ट कैसे करना है, अमेरिका से कनेक्ट कैसे करना है। हम आप इस वीडियोस में देख सकते हैं कि जी हमारे पास कई कनेक्शंस हैं। आर्मी का कनेक्शन है सेंटकॉम के साथ, फिर CIA के ISI के साथ राब्ते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के राब्ते हैं, PTI के राब्ते हैं, पीपल्स पार्टी के राब्ते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। सऊदी अरब, हमारा दोस्त मुल्क, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क, उसके राब्तों को यूज़ किया जा सकता है मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए, और कोशिशें भी की जा रही हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप का फोकस हमारी तरफ कब आता है। ट्रंप की जो एंटी स्टैब्लिशमेंट लाइन है, क्या ट्रंप उसी को फॉलो करेंगे, या CIA, ब्यूरोक्रेसी और जनरल्स की ब्रीफिंग्स के बाद उनका माइंड बदल जाएगा और वो कहेंगे जी कि पाकिस्तान को हमने फिर यूज़ करना है अफगानिस्तान के लिए, या ईरान के लिए, या चाइना के लिए, या सेंट्रल एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इवन रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान अमेरिका से कनेक्ट हो पाता है या नहीं। अभी हमने गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया है और वो सिंबलाइज करता है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को। क्या अमेरिका में स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ये सब कुछ देख रहे हैं? क्या वो ट्रंप को आमादा कर पाएंगे कि पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है, या ट्रंप अपने दोस्त इमरान खान की खातिर पाकिस्तान की तरफ आएंगे, या आपके ख्याल में उनकी इस्टेब्लिशमेंट उनको पाकिस्तान की तरफ खींचेगी कि पाकिस्तान यूएस की अफगानिस्तान और चाइना की पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी है, जिससे ट्रंप एग्री नहीं करते। अब देखना यह है कि ट्रंप जीतते हैं या वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट। ट्रंप के पास पावरफुल मैंडेट है, पावरफुल बिलियनर्स हैं। हमें नहीं पता अभी कि उनमें से कितने बिलियनर्स हैं जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ट्रंप इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आते हैं। तो ट्रंप खुद आएंगे पाकिस्तान की तरफ या उनको लाया जाएगा उनकी पावरफुल लॉबीज़ की जानिब से?
आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।